वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या है कि जो हमारा पॉलिटी चल रही थी, मैंने सोचा कि पॉलिटी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि हमने संसद डाल दिया पार्ट, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध डाल देंगे। तो पॉलिटी हम जल्दी ख़त्म करके फिर हम आपकी क्या नाम यूपीजी के ख़त्म कर देंगे। तो आपका टारगेट भी साथ में चलता रहेगा। और रही बात बीच में जब वीडियो आया करेंगे, इनके देख लिया करना, क्योंकि जब क्या नाम दोबारा इनको टारगेट से करोगे, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, 2 बार पढ़ाई हो जाएगी। अभी इनको लिखना ना, बस इसको देख लेना और खुद में मतलब कि याद करने की कोशिश करना कि हाँ हमें ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएँ। और मैंने भी कहा कि मतलब यूपीपी में क्या नाम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। और मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से रिव्यू करके प्रीवियस ईयर बुक्स वगैरह सब कुछ देख के लाते हैं। आज हम सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय लेके आए हैं और सर्वोच्च न्यायालय खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या नाम अगला टॉपिक आ जाएगा। धीरे धीरे पॉलिटी जल्दी खत्म कर देंगे, फिर क्योंकि अभी हर चीज़ साथ में लेके चलो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पहले पॉलिटी, फिर उसके बाद में यूपीजी के, फिर उसके बाद में कुछ क्या नाम इकोनॉमी खत्म कर देंगे। ठीक है, जो टारगेट सीरीज चल रही है उसे ज़रूर फॉलो करना भाई साहब। एकदम इतना अब कभी मतलब ये चीज़ सोचना अपने माइंड में कि एकदम फ्री होके बैठ के टारगेट सीरीज जो फॉलो कर रहे हैं कि क्या इससे बाहर भी हमें पढ़ना चाहिए या कुछ हमें स्पेशल पढ़ना चाहिए। खुद सोचना कि कुछ कमी तो नहीं टारगेट में। उस चीज़ को आप कमेंट करके बता देना, वो चीज़ें मेड कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है ये, भाग 5 का पार्ट है। कोई ना, आप बाद में भाग सारे करा ही देंगे। 124 से 147 तक, आर्टिकल 124 से 147 तक है। अब देखो, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय की स्थापना की। एकीकृत न्याय की स्थापना की। पूछा जा सकता है भारतीय क्या नाम भारत में कौन से न्याय की स्थापना की गई है। सीधे सीधे लिखना एकीकृत न्याय। क्या लिखोगे? एकीकृत न्याय, इंटीग्रेटेड जस्टिस। अब देखो कि न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत के क्या है। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। या तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया, इस चीज़ को इतना याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब आगे देखो, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, पीसीएस में पूछा गया तो इसलिए लिख दिया मैंने। 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। भारत का संघीय अदालत कहाँ था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, मैं वो हर चीज़ खत्म कर दूंगा जहाँ से ये उठता था क्वेश्चन क्यों नहीं फंसता एग्जाम में, तो मैं वो हर संभावना को खत्म करके चलूँगा। अब वर्तमान में तिलक मार्ग नई दिल्ली में, क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में इसकी स्थिति है, तिलक मार्ग नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। लेकिन यही पूछी जाए कि स्थापना कब हुई थी। उद्घाटन अलग चीज़, स्थापना कब हुई थी तब लिखोगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे चल के चीज़ आएगी भी, तो आप लोग अभी देख लीजिएगा क्या कि ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि स्थापना के बाद ही उद्घाटन होगा, ये तो इतना तो आपको पता ही होगा। पहले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री हरिलाल जे कानिया थे। श्री हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, और आगे देखो, मूलतः जो मतलब प्रारंभ में जब हमारा क्या नाम सुप्रीम कोर्ट बना था, मूलतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। 8 मतलब कि एक थे सीजीआई और बाकी जो 7 थे वो सहायक न्यायाधीश थे, जो क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के अलग जो न्यायाधीश होते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था से होते हैं। तो उनका क्या था कि टोटल 8 थे, लेकिन एक आपको इतना तो पता ही होगा कि एक सीजीआई होता है, बाकी उनके साथ में जो अलग मतलब अदर जज होते हैं उनको उनकी संख्या 7 थी स्टार्टिंग में। ठीक है, वर्तमान में सीजीआई के सीवाई चंद्रचूड़ और 50वें नंबर के, और इनके पिताजी थे वो 25वें नंबर के थे। इनके पिताजी का क्या नाम था बताइएगा आप लोग, जिनका कार्यकाल हमें लगता है सबसे ज़्यादा उन्हीं का रहा था। हैं हाँ, ये बताइएगा 25वें न्यायाधीश कौन थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल, अब तक सबसे ज़्यादा कार्यकाल यहाँ पे लिखना, सबसे ज़्यादा कार्यकाल कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कार्यकाल सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब इसे देखिएगा, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? ये है आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है ये पूछा जाएगा, खूब पूछा गया था। 2014 वाले पेपर में यही पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई? कौन सा? आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई, और इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को, और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? 33 और +1, एक तो हमारे सीजीआई हो गए, बाकी अदर जज हो गए। टोटल कितने? 34। यूपीएससी 2021 में 5 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज कितने हैं। ठीक है, 34 हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी नियुक्ति होती, न तो नॉमिनेशन होता है, न तो निर्वाचित होते हैं। क्या होती है? इनकी नियुक्ति होती है। नहीं तो आप कन्फ्यूज हो निर्वाचन नियुक्ति में। जैसे कल भी क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने बताया था, आप जिसको सही हुआ होगा उसका सही हुआ होगा। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह लेते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस तो ठीक हो गए, उनके साथ में जो भी जज के नाम जिनकी नियुक्ति की जाती है, उनकी किसकी सलाह पे की जाती है? जो जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेते हैं। अब देखो, जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। ये भी क्या नाम संसद में ही लाई जाती है। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। कैसी? महाभियोग जैसी। ठीक है। जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई जो अपना त्यागपत्र देंगे, तो किसे देंगे? रिजाइनेशन देंगे, किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। रिटायरमेंट की उम्र किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की उम्र है 65 ईयर, 65 ईयर या तो 6 वर्ष। जैसे कि यदि जैसे कोई जज है, वो 63 साल की उम्र पे बना जज, तो वो 2 ही साल रहेगा सीजीआई। और कोई अलग जज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, जैसे कि 58 साल पे बन गया, तो वो 64 साल तक ही रहेगा, बल्कि 1 साल उसका कम है, तो उसका क्या नाम, क्या रिटायरमेंट एज 65 साल है, तो वो 64 पे ही हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुने होंगे। समझा? कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब देखो, 125 जजों का वेतन वो संचित निधि से दिया जाता है। ये पूछा जाए कि जजों का जो संचित निधि आगे आएगी, आर्टिकल 267 करके, ऐसे करके आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी, तो वहाँ से याद कर लेना। देखो, यूपीएससी वाले खूब अच्छे से पढ़ के जाना इस चीज़ को। आर्टिकल 125 में क्या है? जजों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। सीजीआई का वेतन कितना है? 2.8 लाख। अन्य जज का वेतन कितना है? 2.5 लाख। जो मतलब और जज होते हैं, जैसे 33 जज हैं, उनका कितना है? 2.5 लाख पर मंथ। और जो सीजी है उनका 2.8 लाख पर मंथ। कार्यकारी, अब देखो अनुच्छेद 126 क्या कहता है? कार्यकारी सीजीआई, मतलब कि जैसे कि कोई खत्म, जैसे नहीं कार्यकारी राष्ट्रपति बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, वैसे ही कार्यवाहक सीजीआई हो जाते हैं। कैसे होंगे? वो भी देखिएगा। सीजीआई की अनुपस्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे वर्तमान में कौन है? सीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनकी जैसे अनुपस्थित हो जाती है, तो 33 जजों में से किसी एक को अस्थायी जज बना दिया जाएगा। कौन? जैसे जो 33 जज हैं उनमें से कोई एक सीनियर जज या कोई अच्छा जज, उसे क्या बना दिया जाएगा? सीजीआई बना दिया जाएगा, तब तक जब तक कि मेन सीजीआई नहीं आ जाते हैं। तो बस कार्यकारी सीजीआई की किसमें चर्चा की गई? आर्टिकल 126 में की गई। अब आर्टिकल 127 देखिएगा। अपने एडहॉक टीचर सुने होंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो खूब सुनते होंगे एडहॉक टीचर, उनका धरना हुआ है, ये हुआ वो हुआ। ये एडहॉक कौन होते हैं? जो बुलाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 127 में किसकी चर्चा की गई? एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश। जैसे ये तब बुलाए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, केस बहुत ज़्यादा हो गए, तब क्या नाम, एडहॉक, जैसे कि हाई कोर्ट से, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट से जज बुला दिया जाएगा, किसमें? सुप्रीम कोर्ट के लिए। कैसे बुलाया जाएगा? आगे बताएंगे। एडहॉक जजों को लाने की सिफारिश सीजीआई करते हैं। किससे करते हैं? राष्ट्रपति से करते हैं। फिर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, तब जाके क्या नाम, एडहॉक जज आते हैं। तो एडहॉक जजों की चर्चा जो क्या नाम किसमें की गई? अनुच्छेद 127 में। एडहॉक जज कुछ नहीं होते हैं, जैसे कि कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि केस बहुत ज़्यादा आ गए, तो फिर क्या करेंगे, और क्या नाम जज कम है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो क्या नाम सिफारिश करेंगे, हाँ, कि हमें 10 जज और चाहिए। अब ये 10 जज कहाँ से आएंगे? किस राज्य के? ये बुलाए किस राज्य से जाएंगे? ये हर किसी भी राज्य से बुलाए जा सकते हैं, लेकिन ये होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है। ये चीज़ तो आप मतलब इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसे देखिएगा कि आर्टिकल 128 में क्या कहता था? सेवानिवृत्त जज, जो रिटायर्ड जज हैं उनके बारे में चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 128 में। जब एडहॉक जज उपलब्ध नहीं हो पाते तो सेवानिवृत्त जज को लाया जा सकता है। जैसे जो रिटायरमेंट जज है, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे जजों की संख्या कम हो गई, तो उन्होंने कहा चलो हाई कोर्ट से बुलाते हैं। जब हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेंगे जज, तब कहाँ से लाए जाएंगे? जो रिटायर्ड जज हैं उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 129 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर पुलिस में, बम पुलिस, कोई भी पुलिस हो, हर पुलिस में आर्टिकल 129 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायाधीश है, अभिलेख न्यायालय या अभिलेख न्यायाधीश है। अब इसका आगे क्या, अभिलेख क्या मतलब क्या है वो आगे देखिएगा कि किसकी पे चर्चा की गई। अभिलेख न्यायालय किसको कहा गया? आर्टिकल 129 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि नज़ीर, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश का कार्य करती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन सुना दिया, तो किसी अन्य मुकदमे भी उसी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि जल्दी न्याय मिल जाए। जैसे कि कोई रेप करने पे सुप्रीम कोर्ट ने
किसी को सज़ा सुनाई कि 5 साल की सज़ा होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ यही क्या नाम उसका क्या नाम नज़ीर मान ली जाएगी, किसको 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। तो हाई कोर्ट भी कह देगा या सुप्रीम कोर्ट खुद कह देगा कि उस क्या नाम बाद के तहत या उस केस के तहत इस केस में भी आपको 5 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको नज़ीर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के अपना निर्णय देता है, कभी ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ही हमारी चीज़ें आ जाएँ। समझे कि नहीं समझे? तो नज़ीर बन जाती है, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी निर्णय देगा तो वो अगले कभी भी क्या नाम उसी प्रकार का यदि कोई केस आता है तो उसके लिए सेम पैटर्न वही फॉलो किया जाएगा, जैसे क्या सज़ा दी गई, क्या प्रावधान हुआ क्या नहीं, क्या जुर्माना हुआ, तो सेम टू सेम उसी केस से फॉलो कर लिया जाएगा, और कुछ नहीं है। क्या है 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय। अब देखो आर्टिकल 130 में क्या क्या मतलब क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली होगा। नई दिल्ली कौन सा है, नई दिल्ली तिलक मार्ग। हम तो खूब देखे हैं, दिल्ली रहे हैं तो दिल्ली के बारे में तो जानते हैं। खैर दिल्ली तो हमारा गांव है, आधा गांव समझो, कि जहाँ जो मतलब कि जो लड़का जिस कॉलेज में पढ़ा हो, कोई भी हो, आप लोग भी हो गए, जैसे कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा या कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जो लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको वहाँ क्षेत्र की बहुत अच्छे से जानकारी होती है। क्या नाम फेस्ट पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, ये सब मतलब सब करते हैं, वो सब होता सबको पता होगा। जो लोग आप लोग आजकल देखते होंगे कि फ्रेशर्स पार्टी के नाम पे रील्स खूब वायरल होती हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई, या गाजियाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनमें सब में चलता रहता है। आर्टिकल 137 क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है तो क्या होगा कि उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। कैसे, जुडिशियल रिव्यू द्वारा। मतलब कि जैसे कि किसी ने रेप किया तो 5 साल की सज़ा दे दी, तो उन्होंने कहा नहीं इसका रिव्यू कर लेते हैं, 4 साल की सज़ा दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट खुद का डिसीजन बदल सकती है। किसके तहत, आर्टिकल 137 के तहत, अर्थात जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, अपने अपने ही क्या नाम दिए अपने द्वारा ही दिए गए निर्णय को दोबारा से रिव्यू करके निर्णय को बदल सकती है। इसका मतलब यही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को देखो, पॉइंट कुछ नोट कर लो। देखो हैं तो आर्टिकल बहुत हैं, क्या हम 124 से 147 तक सारे आर्टिकल याद करवाएंगे? नहीं, सारे तो नहीं याद कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना जरूरी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ये पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कब की जा सकती है, किसके क्या नाम सिफारिश पे की जाती है? संसद कहेगी, और संसद कभी क्या कह रहे कि संसद कभी भी जजों की संख्या नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि नेता तो सबसे ज़्यादा तो केस नेताओं पे ही हैं, फिर इनके डिसीजन जल्दी आ जाएंगे, निर्णय जल्दी आ जाएंगे, इनको सज़ा बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कभी भी जो हमारी संसद है वो कभी भी नहीं चाह सकती है कि जल्दी डिसीजन मिल जाए, क्योंकि इसमें नेताएं बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल के जज होने चाहिए। जैसे कभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिले, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि 5 साल का जज होने चाहिए, या तो 10 साल वकील होना चाहिए। किसमें, हाई कोर्ट में, या तो 10 साल वकील होना चाहिए। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन निर्धारण जैसे कि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, उसका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, कुछ भी नहीं, संसद, याद रखोगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया था। जैसे कि पूछा जा सकता, कॉलेजियम व्यवस्था कब लाई गई थी? 1993 में लाई गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत कि जैसे कोई जज रिटायर हो रहा है, जैसे सीजीआई है रिटायर हो रहा है, तो क्या नाम इसके बाद जो सीजीआई बनेंगे, तो जो रिटायर सीजीआई हो रहा है वो अनुशंसा करके जाएगा, मतलब कि आपको एडवाइस दे के जाएगा राष्ट्रपति को कि ये जज हैं, अगले जज सीजीआई बनने के लिए अच्छे हैं, तैयार हैं, तो उसी के अनुसार पे वोटिंग होती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था में कितने जज होते हैं? 5 जज होते हैं। ठीक है, कौन? एक तो सीजीआई होते हैं और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, 4 जो क्या नाम सीनियर जज होते हैं। और कॉलेजियम व्यवस्था कब लाई गई थी? 1993 में लाई गई थी। पीसीएस में खूब पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई न्यू दिल्ली में करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामले की सुनवाई है तो वो नई दिल्ली में करेगा। न्यू दिल्ली में कहाँ? तिलक मार्ग पर। लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया कि जाओ लखनऊ में सुनवाई कर लो जाके इस स्पेशल केस की, तो लखनऊ आके सुनवाई की जा सकती है। तो कोई भी स्थान कब निर्धारण होगा? क्या नाम, राष्ट्रपति की अनुमति से। अब देखो आगे, किस बात में संविधान के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें है क्या, आखिर क्या क्या है मूल ढांचे में? तो किस बात में प्रतिपादन किया गया था? केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक है, अरे मतलब मूल ढांचे का मतलब ये है कि जैसे प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है कि नहीं है, या ये वाला पार्ट कोई भी चीज़ है, जैसे आर्टिकल मूल संविधान का भाग है या नहीं है, उसी को बोलते हैं मूल ढांचा। ठीक है,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। पूछा जाएगा, खूब ईपीपी में भर भर के पूछा जाता है कि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अर्थात भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक। संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जैसे राष्ट्रपति है, किसी भी कोई कानून बनने जा रहा है संसद द्वारा, तो उसके लिए क्या नाम, सॉरी, तो क्या कह रहे थे, हाँ, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है किसी भी कानून पे, लेकिन वो राष्ट्रपति है, उस सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है। साफ साफ बात मैंने बोल दी है। अब देखो, जनहित याचिका के जनक कौन है? पीएन भगवती हैं। अच्छा, पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पीआईएल की फुल फॉर्म लिखना, खूब याद होगी, फुल फॉर्म, ठीक है। पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये अवधारणा यूएसए से ली गई। तो आप क्या कह सकते हो कि जो जनहित की पीआईएल की जो पीआईएल के लिए जो उपलब्ध है, पीआईएल किन देशों में उपलब्ध है? यूएसए एंड इंडिया, दोनों में, ठीक है। ये ऑप्शन पूछा जा सकता है कि पीआईएल की सुविधा किन दो देशों में है? इंडिया और यूएसए, मतलब अमेरिका में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सीजीआई कोई महिला बनी हुई अभी तक? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बताना हमें कमेंट करके, हाँ या ना। लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनके बारे में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ हैं। हमें कमेंट बताओ, तुम्हें कुछ याद है कि नहीं? अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में था? किसमें? 129 में, नजीर वाला, कि नजीर पेश हो जाएगी। तो अभिलेख न्यायालय किसे माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जा सकता है। इनके अलावा किसी भी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय का मतलब कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो राज्यों के बीच ही झगड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं। आप एक एज ए नागरिक, इंडिविजुअल तुम जा सकते। सिविल मतलब नागरिक ही तो होता है, तो आप एज ए नागरिक जा सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका का न्यायालय है वो संघीय है। संघीय, लेकिन अभी इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बता रहे। सिविल का मतलब कि नागरिक सीधे जा सकता है। जैसे आर्टिकल 32 के तहत सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते। इसी को बोलते हैं सिविल न्यायालय। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद मतलब केस को अन्यत्र भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को, कोई भी न्यायालय कहीं भी चल रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायालय है वो मद्रास हाई कोर्ट में सुना जाएगा, तो मद्रास हाई कोर्ट में उसको क्या नाम, केस को सुना जाएगा। हाई कोर्ट केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में किसी का भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपने ही राज्य में, ना कि दूसरे राज्य में। हाई कोर्ट सिर्फ अपने राज्य में ही, या क्या नाम, हाई कोर्ट का यह अधिकार है। जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय, जैसे हरदोई का कोई न्यायालय है, उसकी क्या नाम, किसी केस की जाँच करवानी है, किसी केस पे बहस करवानी है, तो हो सकता है वो आपको मथुरा भेज दे, हो सकता है आपको लखनऊ भेज दे, हो सकता है कानपुर भेज दे। तो कौन भेज सकता है? हाई कोर्ट, केवल राज्य में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, वो किसी भी राज्य का केस कहीं भी भेज सकता है। इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। अब देखो, सबसे कम समय तक सीजीआई कौन रहे थे? सबसे कम समय तक सीजीआई कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। कुछ अधिनियम की फ़ोटो मुझे लेनी थी, वो मैं भूल गया था। उन अधिनियम को आप लोग लिख ही लो यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन अधिनियम को जरूर याद रखना। अब पूछा जाए कि आपदा, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं हम, आपदा प्रबंधन एक्ट, जो आपदा प्रबंधन एक्ट होता है वो कब बना था और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। और ये बना कब था एक्ट? ये बना था, जो आपदा प्रबंधन एक्ट है, जो 2005 में, 2005 में। और जो आरटीआई था, आरटी, सॉरी यहाँ पे टी होगा, आरटीआई, जो कब बना था? 12 अक्टूबर 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को क्या बना था? आरटीआई। इसके बाद एक और है एनजीटी। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ये पीछे छूट गए थे 3, इसीलिए मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और जो क्या नाम, आरटीआई का जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है, जैसे आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो इनका मेन होता है,
उसकी रिटायरिंग एज होती है 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, ऐसे याद रखना। जो सूचना आयुक्त होता है उसकी रिटायरिंग एज क्या होती है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। बस इतने जरूर याद, इसको जरूर याद रखना, एनजीटी और क्या नाम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके हम पॉलिटी आपकी खत्म करवा देंगे, उसके बाद जो होगा नया कुछ करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें क्या नाम, इम्पोर्ट मतलब कि जो कुछ भी है उसमें बदलते जाएंगे, नई नई चीज़ें लाते जाएंगे। और आपको क्या नाम 100% कह रहे हैं कि देखो जिसे करना होगा कर। देखो हर जगह होते हैं क्या नाम, जो क्या नाम क्या बोलते हैं इनको, रामपाल टाइप के लड़के, बाबा बाबा राम रहीम या रामपाल टाइप के लड़के होते हैं। वो हर जगह कुछ न कुछ उन्हें कमी दिखाई देगी। कमी नहीं दिखाई देती तो उनको अभी तक क्या नाम सिलेक्शन ले लिया होता उन लोगों ने। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग उस पर मत जाइएगा, अपने फुल टारगेट पे फॉलो करते रहिए। बाय बाय।